नमस्कार साथियों, जीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने पुनः हाजिर है भारत के भूगोल सीरीज के अंतर्गत और उसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं। हमने काफी सारे टॉपिक प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखे थे और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था हमारा ट्रांस हिमालय। हम बात कर रहे थे दोस्तों हिमालय से जो पहले एक श्रृंखला का निर्माण हुआ था जिसको हमने कहा था सर ट्रांस हिमालय। वो हिमालय जिसका निर्माण हिमालय से काफी पहले हो चुका था, है ना। और जो हिमालय के अंतर्गत नहीं है, हिमालय से पहले, हिमालय से उस पार ट्रांस हिमालय, उसका निर्माण पहले हो चुका था हिमालय से काफी। और ये भारत में 3 श्रृंखलाओं के रूप में पाया जाता है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर उत्तर से दक्षिण में इनकी सीक्वेंस है। और नेपाल में इसका जो भाग पाया जाता है उसको अपन कैलाश श्रेणी कहते हैं। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। ये हिमालय से पहले निर्मित हो चुका था। और इससे पहले वाली क्लासेस में हमने इसका देखो 3 श्रेणियों की जो बात करते हैं, तो हम काराकोरम के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने काराकोरम के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद में अपन पढ़ने वाले थे लद्दाख और देन जास्कर। इन दो के बारे में अपन एक्सक्लूसिवली अपन अध्ययन कर लेंगे। सबसे पहले जब भी मैं बात करूं काराकोरम श्रेणी के बारे में, तो काराकोरम में हमने कहा था इसके ऊपर एक चोटी अवस्थित है जिसका नाम है केटू या गॉडविन ऑस्टिन। और साथियों, केटू या गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी अवस्थित है जो पीओके के अंतर्गत अवस्थित है, काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत अवस्थित है। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो हम आगे चर्चा करेंगे जिसको अपन कंचनजंगा कहते हैं। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तब आपको बताना है केटू या गॉडविन ऑस्टिन इसको कहा जाता है। काराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है ना। और इसके बाद में कई सारे ग्लेशियर्स इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। जैसे अपन बात करें सियाचिन ग्लेशियर्स की बात करते हैं, उसके बाद में बाल्टोरा की बात करते हैं, बियाफो की बात करते हैं, हिस्पर की बात करते हैं। ये प्रमुख ग्लेशियर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। उन्हीं ग्लेशियर्स में हमने बात करी थी, एक नदी निकलती है जिसका नाम है गलवान नदी, जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर अपने आप में सबसे बड़ा ग्लेशियर है भारत का। वहां से गलवान नदी गलवान घाटी का निर्माण करती है। और ये गलवान घाटी भारत और चाइना के मध्य सीमा पर अवस्थित है। यानी कि जिसको अपन एलएसी बोलते हैं, एलएसी का निर्धारण गलवान नदी के द्वारा किया जाता है, जहां पर चीन और भारत की सेनाओं के मध्य झड़प को लेकर चर्चा बनी रहती है। तो साथियों, आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं काराकोरम के बारे में, लद्दाख श्रेणी के बारे में। तो लद्दाख श्रेणी के साथ हमें क्या पढ़ना चाहिए उसके बारे में देखिएगा सर। हाँ, तो अब अपन चर्चा करते हैं लद्दाख श्रेणी के बारे में। कुछ बातें कर लेते हैं, फिर मैप के माध्यम से अपन इसका अध्ययन करेंगे। सर, जब भी मैं बात करता हूं लद्दाख श्रेणी के बारे में, तो जो 3 क्रमागत जो श्रेणियां बनती है, सबसे ऊपर बनती है काराकोरम, काराकोरम के बाद में लद्दाख बनती है, लद्दाख के बाद में जास्कर बनती है। देखो, के बन गया, एल बन गया, जेड बन गया। अल्फाबेट क्रम में इसको अरेंज कर देना है। इसका सीक्वेंस एग्जाम में पूछी जाती है, क्रम बताइएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो बात करते हैं सर लद्दाख श्रेणी के बारे में। लद्दाख श्रेणी, इसका शाब्दिक अर्थ की आप बात करें सर, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है तब आपको बताना है, लाख दर्रों का घर। लद्दाख को कहा जाता है लाख दर्रों का घर। ये तो ये इसके संबंध में आपको ध्यान में रखना है। सर, लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत एक लद्दाख का पठार अवस्थित है। लद्दाख का पठार अवस्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है, जिसके चलते इसको मिनी तिब्बत का पठार कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा, पहला पॉइंट, भारत का सबसे ऊंचा पठार, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, मिनी तिब्बत का पठार। मिनी तिब्बत का पठार इसको कहा जाता है। बात हो रही है लद्दाख के पठार की, बात हो रही है शाब्दिक अर्थ लाख दर्रों का घर, इसे कहा जाता है। अगली बात इसके संबंध में करते सर, यहां पर एक चोटी है जिसका नाम है राकापोशी। इसकी ऊंचाई ध्यान रखना 7788। क्या मतलब है सर इसका, यानी कि आपकी राकापोशी विश्व की सबसे तीव्रतम ढलान वाली पहाड़ी है। इतनी खड़ी ढलान वाली पहाड़ी दुनिया की सबसे ये है, तो इसलिए कहा जाता है राकापोशी चोटी बहुत पूछी जाती है। तो यहां पर ध्यान रखें, विश्व की तीव्र ढलान वाली पहाड़ी, तीव्रतम ढलान वाली पहाड़ी, नाम क्या सर जिसका, राकापोशी अपन इसका नाम बोलते हैं। ठीक है, ये सर इतनी सी बातें हम किसके संबंध में ध्यान रखते हैं, लद्दाख के बारे में ध्यान रखते हैं। अगली बात हमें क्या ध्यान में रखनी चाहिए उसको देखिएगा सर। जब भी अपन बात करते हैं ना सर, ये अपना K4 काराकोरम आ जाएगा, ये हमारा L4 लद्दाख आ जाएगा, इसके बाद में ये हमारा आ जाएगा Z4 जास्कर आ जाएगा। अब सर एक नदी चलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। देखो, सिंधु कौन सा शब्द आएगा, ऐसा आएगा।
अब क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि सिंधु नदी हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया से जब होकर गुजरती है, कौन सी दो श्रृंखलाओं के मध्य से होकर गुजरती है? क्या वो काराकोरम और लद्दाख के बीच में से होकर गुजरती है, या लद्दाख और जास्कर के मध्य से होकर गुजरती है, या जास्कर और पीर पंजाल के मध्य से होकर गुजरती है? तो यहां पर ध्यान रखना सर इन तीनों के मध्य है। अब इसमें से किसके मध्य है वो ध्यान रखें। देखो सर यहाँ अल्फाबेट में के आता, क्या अब देखो एस किसके बीच में आएगा? के और एल के मध्य आएगा, या एल और जेड के मध्य? सीधी सी बात है सर, एल के बाद में एम एन ओ पी क्यू आर एस एस इन दोनों के मध्य आना चाहिए। तो सिंधु नदी भी कौन सी श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यानी कि सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है, यानी कि लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य से गुजरती है, श्रेणियों के मध्य से गुजरती है। ठीक है, बाकी सिंधु नदी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन लद्दाख श्रेणी के संबंध में आपको इतना ध्यान रखना है। अब सबसे बाद में अपन बात करते हैं लद्दाख जास्कर, जास्कर श्रेणी के बारे में। लद्दाख के बाद में जो श्रेणी आती है उसका नाम है सर जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी के अंतर्गत सर ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी जास्कर श्रेणी है, ये देखो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इस जास्कर श्रेणी के अंतर्गत सर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है द्रास। इसका स्थान का नाम क्या है? द्रास। और ये आपका भारत का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है, भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान। न्यूनतम वर्षा वाला लद्दाख के अंतर्गत पड़ता है, और जगह का नाम पूछा जाए तब अपन बताते हैं द्रास। इंपॉर्टेंट बात है सर, जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम मेघालय को बोलते हैं, खासी पहाड़ी पर, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां, उसमें खासी पहाड़ी पर जो अवस्थित है। उसी प्रकार से न्यूनतम वर्षा वाला स्थान आपसे पूछा जाए तो द्रास लद्दाख बता देना, जो कि कौन सी श्रेणी के अंतर्गत अवस्थित है? जास्कर श्रेणी के अंतर्गत अवस्थित है। बहुत बढ़िया। अब अगली अपन बात करते हैं सर, जो ये द्रास श्रेणी की जब मैं बात करता हूं ना, तो यहां पर दो आपके जल स्रोत आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें एक का नाम है आपका शेषनाग और दूसरे का नाम है सर वेरीनाग। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि शेषनाग तथा वेरीनाग झीलें या फिर जल स्रोत या झरने कहां पर अवस्थित है? तब आपको बताना सर जास्कर श्रेणी के अंतर्गत अवस्थित है। ये दो तो यहां पर ध्यान रखना है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है, ये शेषनाग जो है ना सर, इससे एक नदी निकलती है, इस नदी का जो नाम है वो है आपका झेलम नदी। कौन सी नदी इससे निकलती है? झेलम नदी। झेलम नदी के बारे में क्या क्या बात है? दो तीन बातें झेलम नदी के बारे में आपको मैं बताऊंगा सर। एक तो ये जो झेलम नदी है, ये आपकी वूलर झील का निर्माण करती है। पहली बात, वूलर झील में जलापूर्ति करती है, या फिर आप कह सकतीएगा इसका निर्माण करती है, वूलर झील का। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें तो वूलर झील के नाम आता है। उसके बाद में दूसरी बात करें, हमने कश्मीर वैली का नाम सुना होगा, कश्मीर घाटी का नाम सुना होगा। साथियों, जब नदी चलती है ना, तो वो अपने आसपास के एरिया का कटाव, पर्वतमाला का कटाव करते हुए चलती है। तो आसपास में जो पर्वतमाला को काट कर ये पर्वतमाला बीच का जो मैदानी भूभाग नदी के द्वारा काटने से नदी फिर से और छोटे से संकरे मार्ग से चलना प्रारंभ करती है, और आसपास का जो भूभाग काट दिया गया था पहले कभी, उसको नदी की घाटी कहा जाता है, वैली कहा जाता है, और वहां पर कश्मीर घाटी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कश्मीर घाटी का निर्माण कौन सी नदी द्वारा किया जाता है? तो यहां पर झेलम नदी के द्वारा किया जाता है, और नाम क्या है दोस्तों? कश्मीर घाटी। तो ये क्या करती है? कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। ये बात के संबंध में ध्यान रखिएगा। अगली बात सर, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी नदी भारत तथा पाकिस्तान के मध्य कुछ समय तक सीमा का निर्माण करती है? तब आपको देखो यहां से चलकर जब ये ऐसे चलती है ना, ये सीमा पर होते चलती है, तो यहां पर ध्यान रखना भारत प्लस पाकिस्तान की सीमा, भारत प्लस पाकिस्तान की सीमा। ये बात के संबंध में ध्यान रखिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे पर अवस्थित है? झेलम नदी के किनारे पर अवस्थित है। तो यहां पर लिख दीजिएगा, यानी कि श्रीनगर इसके किनारे अवस्थित है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं, यदि आपसे पूछा जाए कि जो नया संघ शासित प्रदेश जो हमारा लद्दाख बना है उसकी राजधानी लेह है, वो कौन सी नदी के किनारे पर अवस्थित है? ये भी ध्यान रखिएगा। देखो वापस जो हमने पहले चर्चा करी थी, पहले ये देखो,
सिंधु नदी है, सिंधु नदी के किनारे पर एक स्थान अवस्थित है सर, जिसका नाम क्या है, लेह शहर अवस्थित है, ये ध्यान रखिएगा। और ये किसकी राजधानी है सर, ये राजधानी है लद्दाख की, राजधानी लद्दाख की। बहुत बढ़िया। आगे जब आने वाले टॉपिक में जब अपन पढ़ेंगे कि सर लेह से श्रीनगर को जोड़ने वाले आपके दर्रे कौन कौन से, तो उन दर्रों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक इन दोनों के लोकेशन हमने जो लोकेट करी, कौन सी राजधानी कौन सी नदी के किनारे पर अवस्थित है, आने वाले समय में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारा जो लेह है वो आपके सिंधु नदी के किनारे पर है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से होकर चलती है। वहीं पर जास्कर श्रेणी में सर दो झरने हैं, शेषनाग और वेरीनाग। शेषनाग से सर एक नदी चलती है जिसका नाम है झेलम। और सर झेलम नदी क्या करती है, भारत और पाकिस्तान, अरे ऐसे याद करो ना, झेलम है जो भारत और पाकिस्तान, यहाँ दोनों तरफ दुश्मन है ना, वो नदी जो दुश्मनों को झेलने का कार्य करती है, झेलम नदी याद करना है ना। तो झेलम नदी बन जाएगी जो दोनों तरफ दुश्मनों को झेलने का काम करती है ना। और वहां जाओगे तो भाई साहब झेलम नदी जब झेलोगे तो वूलन के कपड़े पहनने पड़ते, तो वूलर झील याद कर लेना, वहां पर कौन सी झील का निर्माण करती, वूलर झील का निर्माण करती है, और कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। ये बात के संबंध में आपको ध्यान रखना है इनके संबंध में। ओके, अब अपन चर्चा करते हैं साथियों अगले, ये हमारा काराकोरम, लद्दाख और जास्कर यानी कि ट्रांस हिमालय का जो चैप्टर है वो हमारा यहाँ पर ओवर हो जाता है। इसके बाद में जो अगला टॉपिक जो हम पढ़ने जाएंगे वो हम पढ़ने वाले हैं हिमालय के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम पढ़ने वाले हैं हिमालय के बारे में।